हेलो स्टूडेंट्स, आज के विशेष क्लास में हम लोग 11th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम प्लांट किंगडम यानी किंगडम प्लांटी कहते हैं। हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं जैसे कि मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा, कवक, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे और यह नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में नीट से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी से हो सकते हैं या एनसीईआरटी से थोड़ा अलग भी हो सकते हैं। ज़्यादातर एनसीईआरटी से इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर पादप जगत। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति होती है। इनमें कोशिका भित्ति होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। इनकी कोशिकाओं में सामान्यतया हरित लवक होता है। हरित लवक होता है जिसमें पर्णहरिम होते हैं। जिसमें पर्णहरिम होते हैं। पर्णहरिम होते हैं। अधिकांश पादप या ज्यादातर पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। कुछ परजीवी पादप हैं जो भोजन नहीं बना पाते। ज्यादातर पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लेते हैं। इनकी कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। सेल फरो का निर्माण नहीं होता। यहां पर हम लोग पादप जगत की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा आप देखते हैं। यहां पर कुछ पौधे की जड़ें प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। उनको हम प्रकाश संश्लेषी जड़ें कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी जड़ें। जैसे कि प्रकाश संश्लेषी जड़ें पाई जाती हैं ट्रापा में।
ट्रापा में पाई जाती है। ट्रापा को हम सिंघाड़ा बोल सकते हैं। सिंघाड़ा में प्रकाश संश्लेषी जड़ें पाई जाती हैं, जिनको हम एसिमिलेटरी रूट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहां पर अभी बताया था कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं। तो परजीवी पादप जैसे अमरबेल, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर होते हैं, उन्हें अधिपादप कहते हैं। अधिपादप, अधिपादप का मतलब इपीफाइट। जैसे ऑर्किड, ये ऑर्किड होता है, इसको अधिपादप कहते हैं। यहां पर हम सीखेंगे कि जो ऑर्किड है, इसकी जड़ें हवा में लटकते हुए वायु में से नमी का अवशोषण कर सकती हैं, क्योंकि ऑर्किड में इनकी जड़ों में वेलामेन ऊतक होता है। वेलामेन ऊतक, हम लोग इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ऊतक वाले चैप्टर में। कुछ पौधों की जड़ें जो होती हैं सहारा देने के लिए होती हैं, सपोर्ट के लिए होती हैं, जैसे बरगद में, जिसको हम प्रॉप रूट कहते हैं। तो यहां पर हम प्रॉप रूट बोल सकते हैं। तो प्रॉप रूट का एग्जाम्पल होता है बरगद। तो इस यहां पर चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोगों ने पादप जगत की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा। हम अब यहां पर वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्गीकरण किसको बोलते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों को उनको अलग अलग समूहों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। यहां पर वनस्पतियों के वर्गीकरण के बारे में बताया गया। हम वनस्पतियों के वर्गीकरण के साथ साथ हम यहां पर सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्या। वर्गीकरण तीन प्रकार से वर्गीकरण होता है। पहला होता है नेचुरल सिस्टम, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सिस्टम, तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। हम यहां पर पहले हम लोग सीखेंगे आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। पहला होता है कृत्रिम वर्गीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम, और तीसरा होता है जातिवृत्तीय जिसको हम फाइलोजेनेटिक बोलेंगे। तीन प्रकार के सिस्टम होते हैं। हम तीनों प्रकार के सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है कार्ल कैरोलस लीनियस, ये स्वीडन के महान वैज्ञानिक जिनको वर्गीकरण का पिता बोलते हैं, कार्ल कैरोलस लीनियस। ये जो कृत्रिम वर्गीकरण है, ये कुछ लक्षणों पर आधारित है। कुछ लक्षणों पर आधारित है। जैसे कि यहां पर
वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, वर्धी लक्षण होते हैं। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बाह्य संरचनाओं के बारे में स्टडी करते हैं, तो बाह्य संरचनाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया, जैसे कि पत्ती का रंग, पत्ती का संरचना, बाह्य संरचनाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया। और यहां पर वर्धी जनन और लैंगिक जनन, वर्धी जनन एवं लैंगिक जनन को समान महत्व दिया गया। लैंगिक जनन को समान महत्व दिया गया। लीनियस ने जो वर्गीकरण किया था वो स्टेमेन के नंबर के आधार पर किया था। स्टेमेन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग पुंकेसर। पुंकेसर की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया। जैसे कि किसी पादप में एक स्टैमेन है तो उसको मोनेंड्रिया, किसी में 2 है उसको डायेंड्रिया, किसी में 3 है तो उसको ट्राइंड्रिया, किसी में 4 है तो टेटेंड्रिया, 5 है तो पेंटेंड्रिया, ऐसे करके डिवाइड किया उन्होंने। बाद में जो वैज्ञानिक आए उन्होंने इसको गलत कहा कि जो वर्धी जनन है और लैंगिक जनन है इनका समान महत्व नहीं होना चाहिए। पर्यावरण के बदल जाने पर जो वर्धी लक्षण होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, ये बदल जाते हैं, इसीलिए दोनों का समान महत्व नहीं होना चाहिए। और जो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति है ये कुछ लक्षणों पर आधारित थी, इसीलिए इस वर्गीकरण से हमें उतनी जानकारी नहीं मिलती है जो आने वाले जो मॉडर्न जो आधुनिक वर्गीकरण पद्धतियां हैं उनसे जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब आता प्राकृतिक वर्गीकरण। इसके विशेष वैज्ञानिक थे बेंथम और हुकर। बेंथम और हुकर, इसके विशेष वैज्ञानिक थे बेंथम और हुकर। यह प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित, प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित और हम एक बात ध्यान से देखेंगे यहां पर बाह्य लक्षणों के साथ साथ आंतरिक लक्षणों का ध्यान दिया गया। बाह्य लक्षणों के साथ साथ आंतरिक लक्षणों को भी ध्यान में दिया गया। आंतरिक लक्षण में जैसे शारीरिकी का मतलब होता है, इंग्लिश में एनाटॉमी बोला जाता है, जहां पर प्लांट या एनिमल, यहां प्लांट के बारे में चर्चा हो रही है, प्लांट के आंतरिक अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं शारीरिकी। उन्होंने शारीरिकी को भी जोड़ा, भ्रौणिकी को भी जोड़ा। आंतरिक संरचनाओं को भी जोड़ा प्राकृतिक में, लेकिन यहां पर फाइलोजेनेटिक नहीं है, यानी कि इवोल्यूशन को ध्यान नहीं रखा गया। यहां पर और हम बात करते हैं जैसे कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। और सबसे पहले न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पर चर्चा कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है। संख्यात्मक वर्ग की, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब होता है इस प्रकार के वर्गीकरण में हम नंबर या कोड देते हैं, नंबर या कोड देते हैं, नंबर या कोड के हिसाब से उसको प्रोसीड करते हैं।
फिर हम जैसे कोई नंबर हम लिखते हैं, एक समय में अनेक लक्षणों के बारे में स्टडी हो जाती है कंप्यूटर की सहायता से। कंप्यूटर की सहायता से हम लक्षणों को नंबर या कोड दे देते हैं। नंबर या कोड दे देने से हम आसानी से ज्यादा लक्षणों को एक साथ हम देख सकते हैं। जैसे कि साइटोटैक्सोनॉमी है, तो साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में, गुणसूत्र की संरचना के बारे में, इनके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी में हम लोग केमिकल्स के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। ये वर्गीकरण के और भी आधार हैं। हम लोग अब बात करते हैं जातिवृत्तीय वर्गीकरण। तो जातिवृत्तीय वर्गीकरण के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, वैसे से बहुत से वैज्ञानिक इसमें हैं, लेकिन हचिंसन इसके प्रमुख वैज्ञानिक है। हचिंसन, देखिए इसके प्रमुख वैज्ञानिक है लिनियस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके प्रमुख वैज्ञानिक है बेंथम हुकर और इसके प्रमुख वैज्ञानिक है हचिंसन। इसमें क्या है, इसमें ओरिजिन को भी ध्यान में रखा गया। सभी लक्षणों के साथ साथ, सभी लक्षणों के साथ साथ, सभी लक्षणों के साथ साथ यहां पर ओरिजिन को भी ध्यान में रखा गया, उत्पत्ति को भी ध्यान में रखा गया। सभी लक्षणों के साथ साथ ओरिजिन को भी ध्यान में रखा गया। इसको हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। यहां पर एक टेक्सा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं तो ऐसा पता चलता है कि इनके समान पूर्वज हैं। एक टेक्सा में आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स के समान पूर्वज हैं, ये पता चलता है। यहां पर इसको हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार तीन प्रकार के वर्गीकरण हुए। पहले को कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरे को प्राकृतिक वर्गीकरण और तीसरे को जातिवृत्तीय वर्गीकरण। यह कुछ लक्षणों पर आधारित है, यह प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित है, ये सभी लक्षणों के साथ साथ ओरिजिन पर आधारित है। इसलिए इसको हम कहते हैं, हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। आइए हम अब चर्चा करते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं क्रिप्टोगैम्स और दूसरे को कहते हैं फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स, दूसरे को कहा जाता फेनेरोगैम्स। ये जो क्रिप्टोगैम्स है, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता। बीज का निर्माण नहीं होता। इसमें बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण होता है। इसमें मैंने कहा था कि बीज का निर्माण नहीं होता है और इसमें बीज का निर्माण होता है। तो यहां पर बीज का निर्माण नहीं होता है और यहां बीज का निर्माण होता है। तो कौन कौन है जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है? इनके एग्जांपल्स हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा,
ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में शैवाल आते हैं। कौन आते हैं? शैवाल आते हैं। बच्चों, पहले के वर्गीकरण में जीवाणु आते थे, कवक आते थे और नीले हरे शैवाल आते थे। अब हम जीवाणुओं को जगत मोनेरा में पढ़ते हैं, कवकों को हम जगत कवक में पढ़ते हैं और नीले हरे शैवालों को हम जगत मोनेरा में पढ़ते हैं। जिनमें कोशिका भित्ति होती है उनको हम पहले पादप जगत में पढ़ते थे, लेकिन अब एक कोशिकीय यूकैरियोट जिनमें कोशिका भित्ति होती है उनको प्रोटिस्टा में रख दिए गए। एक कोशिकी प्रोकैरियोट जिनमें कोशिका भित्ति होती है उनको मोनेरा में रख दिए। यूकैरियोट वालों को प्रोटिस्टा में और प्रोकैरियोट वाले को मोनेरा में रख दिया गया। जो जगत कवक है इनको हम किसी भी जगत में नहीं रख सकते हैं, पादप जगत में नहीं रख सकते हैं, जंतु जगत में नहीं रख सकते हैं। पादप जगत में इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि इनका संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन है और इनको हम पादप जगत में नहीं रख सकते। और जंतु जगत में क्यों नहीं रख सकते? तो ये सारी चीजें ये तो ना जंतु जगत में आते हैं ना पादप जगत में आ सकते हैं। इसीलिए व्हिटेकर ने इनका एक नया जगत बना दिया जिसको हम माइकोटा के नाम से भी जानते हैं। हम सामान्यतः उसको कवक जगत बोलेंगे। शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को हम लोग कहते हैं पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का उभयचर, इनको हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इनमें पहली बार भ्रूण आया पर अभी तक संवहन ऊतक नहीं आया, और ये हैं जिनमें पहली बार संवहन ऊतक आया और इनको हम कहते हैं रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत का सरीसृप। इनको कहते हैं पादप जगत का सरीसृप। इनको पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को हम लोग क्रिप्टोगैम्स में पढ़ते हैं। और फेनेरोगैम्स में कौन कौन आएंगे? फेनेरोगैम्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। हम जिम्नोस्पर्म्स को बोल सकते हैं अनावृत बीजीय, अनावृत बीजीय। अनावृत बीजीय का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजीय का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजीय। अनावृत बीजीय कौन होते हैं? जिनमें नग्न बीज होता है। कैसा बीज होता है? नग्न बीज होता है, फल नहीं होता। इसमें आते हैं साइकस पाइनस, इसमें आते हैं साइकस पाइनस और भी आते हैं जैसे इफेड्रा, साइकस पाइनस। इसी प्रकार हम आवृत बीजी पढ़ते हैं। यहां पर बीज के ऊपर आवरण होता है और आवृत बीजी 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री।
मतलब कि एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडनस, इसमें एक कोटिलिडन होता है, यानी एक बीजपत्र होता है, और इसमें दो बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्र का उदाहरण है जैसे कि गेहूं, और द्विबीजपत्री का उदाहरण है जैसे कि आम। आम द्विबीजपत्री का उदाहरण है और गेहूं एक बीजपत्री का उदाहरण है। इसी प्रकार हम सब लोग आगे पढ़ते हैं पादप जगत में। यहां पर हम लोग शुरू करेंगे शैवाल से। यहां इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शैवाल के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स यानी अनावृत बीजी के बारे में, और आवृत बीजी के बारे में, और लास्ट में टॉपिक होगा पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण से ये चैप्टर कंप्लीट होगा। चलो बच्चों, आप शुरू करते हैं शैवाल से पढ़ना। शैवाल, जिनको एल्गी कहते हैं, हिंदी में काई भी बोला जाता है। दीवालों में जब बरसात का पानी पड़ता रहता है तो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उनको काई बोला जाता है। उनको हम शैवाल कहते हैं और इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं उसको फाइकोलॉजी कहते हैं, यानी हिंदी में शैवाल विज्ञान कहते हैं। शैवाल विज्ञान के पिता शैवाल विज्ञान को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल विज्ञान के पिता इनका नाम है फ्रिस्ट कहलाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। बुक का नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। क्या नाम है? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता कौन है? कभी कभी ये लर्निंग पॉइंट भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये सोचकर ध्यान नहीं देते हैं कि ये लर्निंग है। और बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस लर्निंग भी पूछ लेता है, जो नहीं याद है तो बहुत कठिन साबित हो जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता, भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता M.O.P. आयंगर है। इनका नाम है M.O.P. आयंगर। इनका नाम है M.O.P. आयंगर। आइए यहां पर हम कुछ शैवालों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, विशिष्ट लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। पहला, शैवाल पर्णहरिम युक्त, संवहन ऊतक रहित, थैलोफाइटा है। शैवाल पर्णहरिम युक्त,
संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा हैं। यहां पर्णहरिम युक्त की बात हुई है। कितने पॉइंट मैंने बताया यहां पर? पर्णहरिम युक्त संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा। यहां पर 3 बातों का जिक्र मैंने किया, तो 3 बातों से 3 और नई बातें बनती हैं। पर्णहरिम युक्त का मतलब होता है कि ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषी होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और संवहन ऊतक रहित होते हैं, यानी इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है। संवहन ऊतक का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, संवहन ऊतक नहीं है। और थैलोफाइटा का मतलब क्या है यहां पर? थैलोफाइटा बच्चों, थैलोफाइटा का मतलब होता है कि जो पादप शरीर है जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। थैलोफाइटा का मतलब होता है पादप काय। जो पादप काय जिसको बोलते हैं, जिसको प्लांट बॉडी बोलते हैं, वो जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। जड़ तना एवं पत्तियों में, जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता, विभेदित नहीं होता। इनमें भ्रूणीय विकास नहीं होता, इनमें भ्रूणीय विकास भी नहीं होता, इनमें भ्रूणीय विकास नहीं होता है। इनमें भ्रूणीय विकास भी नहीं होता है, इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये विशेषताएं होती हैं, शैवालों की विशेषताएं होती हैं। शैवाल पर्णहरिम युक्त संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा हैं। ये तो बहुत हम लोग बेसिक जानकारी यहां से प्राप्त करते हैं शैवालों के बारे में। आइए हम शैवालों के वास स्थान के बारे में बात करते हैं, हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। इस विषय पर आप चर्चा करें और हम शैवालों के वास स्थान के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वास स्थान, वास स्थान को हम लोग कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो शैवाल होते हैं हम सब जानते हैं वो पानी में रहते हैं। शैवाल पानी में रहते हैं तो लगभग सभी जगह में पाए जाते हैं, लगभग सभी जगहों में पाए जाते हैं। पानी में रहते हैं, पानी में रहते हैं तो पानी में 2 प्रकार होता पानी में, जैसे कि समुद्री पानी में और यहां पर ताजा पानी। ताजा पानी फ्रेश वाटर को बोलेंगे। ताजा पानी का मतलब होता है यहां पर जो समुद्री नाव, फ्रेश वाटर को बोला गया, मीठे जल में पाए जाते हैं या मीठे जल बोलेंगे यहां पर। कुछ स्थलीय भी होते हैं। स्थलीय में जैसे कि नम स्थानों में पाए जाते हैं, चट्टानों पर पाए जाते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं,
चट्टानों पर पाए जाते हैं। कुछ शैवाल पादपों पर पाए जाते हैं। कुछ शैवाल पादपों पर पाए जाते हैं। कुछ शैवाल पादपों पर पाए जाते हैं, इन्हें एपीफाइट कहते हैं। इसी प्रकार कुछ पादप के अंदर पाए जाते हैं। कुछ पादपों के अंदर होते हैं, उनको एंडोफाइट बोलते हैं। कुछ जंतुओं के ऊपर होते हैं, उसको हम एपिजोइक कहते हैं। और कुछ जंतुओं के अंदर होते हैं, उनको हम एंडोजोइक कहते हैं। जैसे कि हम ईडोगोनियम, जो ईडोगोनियम नाम का जो शैवाल है वो कछुए की पीठ पर पाया जाता है। ईडोगोनियम नामक शैवाल कछुए की पीठ पर पाया जाता है। जो कछुआ होता है, टॉर्टोइज होता है, उसकी पीठ पर पाया जाता है। ऐसे बहुत से होते हैं जो स्लॉथ बेयर में पाए जाते हैं, एनिमल के साथ पाए जाते हैं। उसके ऊपर एक कवरिंग बनाने का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने का काम करते हैं। बहुत से शैवाल होते हैं वो कवक के साथ संबंध बनाते हैं, कवक के साथ एसोसिएशन करते हैं। तो बच्चों, कवक और शैवाल का जो कॉम्बिनेशन है, कवक और शैवाल के कॉम्बिनेशन को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन, कवक और शैवाल के कॉम्बिनेशन को लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन तो बहुत अच्छे होते हैं। कहाँ के लिए अच्छे होते हैं? जैसे कहीं पर सक्सेशन शुरू होना, किसी चट्टान पर सक्सेशन शुरू होना, सक्सेशन उसको कहते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा तालाब है और बहुत साल बाद वहां पर जंगल बन जाए, तो तालाब से लेकर जंगल बनने तक का पूरा पूरा सफर सक्सेशन कहलाता है। अगर यही सक्सेशन पानी में है तो उसको हाइड्रोसियर कहते हैं। ये जो सक्सेशन है ये मरुस्थल में हो सकता है, ये जो सक्सेशन है चट्टान के ऊपर हो सकता है। चट्टान में जो सक्सेशन शुरू होता है तो सबसे पहले वहां पर कोई आता है तो लाइकेन आता है, जो कि चट्टानों को तोड़ता है। लाइकेन के विषय में हम कह सकते हैं ये बहुत अच्छे प्रदूषण, जो प्रदूषण होता है उसको इंडिकेट करते हैं। जहां पर प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन उगते ही नहीं है। इसका मतलब समझ जाइए, जहां पर लाइकेन है वहां पर प्रदूषण नहीं है। इस प्रकार कवक और शैवाल के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। एक और शैवाल के बारे में बात करते हैं, सिफेलुरोस। सिफेलुरोस जो होता है वो चाय की पत्ती का परजीवी है। किसका परजीवी है? चाय की पत्ती का परजीवी। चाय की पत्ती का परजीवी। बहुत से शैवाल जो बर्फ में भी पाए जाते हैं, जैसे इसको टीला, बर्फ में भी पाए जाते हैं। ये जो शैवाल है ये बर्फ में भी पाया जाता है। तो बहुत से शैवाल बर्फ में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार मैंने शुरू में कहा था कि शैवालों के वास स्थान अलग अलग हैं। समुद्र में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जमीन में भी पाए जाते हैं, चट्टानों पर पाए जाते हैं,
पौधों के अंदर पाए जाते हैं, पौधों के ऊपर पाए जाते हैं, जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, जंतुओं के ऊपर पाए जाते हैं और शैवाल के साथ कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो ये इनका बहुत सारा हैबिटेट है, अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं। यहाँ पर हम शैवालों के वास स्थान के बारे में बात कर रहे थे, अब हम शैवालों के साइज के बारे में बात करते हैं। शैवालों में अलग अलग साइज के होते हैं, ये छोटे आकार से लेकर के बड़े आकार तक होते हैं, कई मीटर तक ऊंचे भी हो सकते हैं, जिन्हों केल्प कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे शैवालों में जनन के बारे में। तो बच्चों, शैवालों में जनन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शैवालों में 3 प्रकार से जनन होता है। शैवालों में कितने प्रकार का जनन होता है बच्चों? शैवालों में 3 प्रकार का जनन होता है। जो शैवालों में जनन होता है, जैसे कि शैवालों में जनन, वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। शैवालों में 3 प्रकार से जनन होता है। वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। वर्धी जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन के द्वारा होता है। इसमें जो प्लांट बॉडी है कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा आगे चलकर नए शैवाल में तब्दील हो जाता है, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यहां पर अलैंगिक जनन का जिक्र करेंगे। अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है, जैसे कि चल बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु को हम लोग जूस्पोर कहते हैं, जूस्पोर द्वारा। ऐसे कि जूस्पोर के अलावा ये अप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनीट और पामेला। हम लोग केवल यहां पर जिक्र करेंगे चल बीजाणु के द्वारा। जब हम लोग क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी जिक्र कर लेंगे। लैंगिक जनन, यहां पर वैसे तो कोई विशेष लैंगिक अंग नहीं होता, फिर भी 3 प्रकार से लैंगिक जनन होता है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, यहां चर्चा करता हूं आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस के बारे में। आइसोगैमस होता है यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगाइरा में, क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में। अब कुछ यहां पर कुछ स्पीसीज होती क्लेमाइडोमोनास की। क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में एनाइसोगैमस होता है और ऊगैमस होता फ्यूकस में। याद रखना, फ्यूकस, फ्यूकस में ऊगैमस होता। ऊगैमस के बारे में सब लोग जानते हैं, जो कि नर युग्मक छोटा होता है। नर युग्मक छोटा होता है और गतिशील होता है, और मादा युग्मक बड़ा होता है और गतिशील नहीं होता है, उसको ऊगैमस कहते हैं। आइसोगैमस में मिलने वाले जो युग्मक होते हैं वो आकारिकी रूप से समान होते हैं और कारिकी रूप से भिन्न होते हैं। मिलने वाले दोनों युग्मक
आकारकी और कारकी दोनों रूप से भिन्न हो सकते हैं, तो इसको हम एनाइसोगैमस कहते हैं। क्लेमेडोमोनास की कुछ प्रजातियों में मिलता है। बच्चों यहां पर चर्चा करेंगे चल बीजाणुओं द्वारा जनन। देखिए जो चल बीजाणु होते हैं वो अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। एक डायग्राम बना के समझा रहे हैं। चल बीजाणुओं द्वारा जनन, क्या नाम इसका? चल बीजाणुओं द्वारा जनन। चल बीजाणु जैसे हम थोड़ा सा यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि यूलोथ्रिक्स से फिलामेंटस एल्गी है। यूलोथ्रिक्स एक हरा शैवाल है जो फिलामेंटस एल्गी है। इसमें देखिए ये सेल्स की ऐसे कतार में लगी हुई है। इसकी पहली सेल को हम कहते हैं होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, और एपिकल सेल कहते हैं लास्ट वाली कोशिका को। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, बाहर की जो कोशिका भित्ति होती है पेक्टिन की बनी होती है। बाहरी कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी होती है। बाहरी कोशिका भित्ति पेक्टिन की बनी होती है और अंदर की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अंतः कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अंतः कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें प्रत्येक कोशिकाओं में कॉलर के आकार का हरित लवक होता है, कॉलर के आकार का हरित लवक होता है, और इनमें केंद्रक होता है, इनमें केंद्रक होता है। इन हरित लवक में पायरिनोइड होता है और पायरिनोइड में स्टार्च का स्टोरेज होता है। पायरिनोइड में स्टार्च का स्टोरेज होता है। बच्चों ये कोशिका द्रव्य है। अनुकूल परिस्थितियों में इसका जो कोशिका द्रव्य है वो सघन होता है। अनुकूल परिस्थितियों में इसका कोशिका द्रव्य सघन होता है और सघन होने के बाद एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए यहां पर मैं समझा देना चाहता हूं, जो कोशिका चल बीजाणु बनाती है उसको चल बीजाणुधानी कहते हैं। कहते हैं चल बीजाणुधानी, उसको चल बीजाणुधानी कहते हैं। यानी इसके अंदर चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। बच्चों यहां पर नाशपाती के आकार की संरचनाएं बनती हैं जिनको हम चल बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? चल बीजाणु कहते हैं। ये जो कोशिका द्रव्य है ये घना हुआ है और घना होने के बाद विभाजित हो गया तो नाशपाती के आकार की संरचनाएं बनी है। इनको चल बीजाणु कहते हैं और ये चल बीजाणु छोटे आकार के हो सकते हैं या बड़े आकार के हो सकते हैं। जब चल बीजाणु छोटे आकार के होते हैं तो उन्हें लघु चल बीजाणु कहते हैं, और जब चल बीजाणु बड़े आकार के होते हैं तो उनको गुरु चल बीजाणु कहते हैं। बच्चों इनमें 2 कसाब हो सकते हैं या 4 कसाब हो सकते हैं। कसाब का मतलब फ्लैजेला है। 2 कसाब होते हैं तो द्विकसाबी कहते हैं, इंग्लिश में बाइफ्लैजेलेटेड। 4 कसाब होंगे चतुर्कसाबी कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रिफ्लैजेलेटेड। बच्चों अब इनमें कसाब आ जाते हैं। कसाब का मतलब होता है फ्लैजेला, फ्लैजेला आ जाते हैं। और जब फ्लैजेला आ जाते हैं तो इसके बाद ये भित्ति को फाड़ करके बाहर आ जाते हैं। भित्ति को फाड़ करके बाहर आ जाते हैं और किसी सरफेस पर यानी तैरते तैरते सरफेस पर जाते हैं और अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के बाद वहां पर अंकुरण करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं और जर्मिनेशन करके नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं चल बीजाणु द्वारा जनन। शैवालों में
चल बीजाणु द्वारा जनन होता है वो अनुकूल परिस्थिति में होता है। विपरीत परिस्थितियों में चल बीजाणु द्वारा जनन नहीं होता। इसके लिए एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनीट और पामेला के द्वारा जनन होता है। आइए हम चर्चा करते हैं लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करते हैं। अभी मैं लैंगिक जनन के बारे में चर्चा यहाँ पर थोड़ा कम ही करेंगे, क्योंकि हम जब क्लोरोफाइसी पढ़ेंगे तब वहां पर इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लैंगिक जनन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस 3 प्रकार से होता है। तो बच्चों यहां पर हम चर्चा करेंगे शैवालों का वर्गीकरण। आज का लास्ट टॉपिक है शैवालों का वर्गीकरण। चलो हम शैवालों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। अगली क्लास में हम शैवालों को और डीपली पढ़ेंगे। आइए देखते हैं शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का वर्गीकरण। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी 3 के बारे में जिक्र करते हैं। ये हरे शैवाल कहलाते हैं, एक सामान्य नाम है हरे शैवाल। क्या कहलाते हैं? हरे शैवाल कहलाते हैं। ये भूरे शैवाल कहलाते हैं, भूरे शैवाल। ये लाल शैवाल कहलाते हैं, लाल शैवाल। हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल। तो बच्चों हरे शैवाल में जो पर्णहरिम होता है वो होता पर्णहरिम ए व बी। मुख्य रूप से पढ़ते हैं पर्णहरिम ए व बी होते हैं, और इसमें होते हैं पर्णहरिम ए व सी। पर्णहरिम ए होता है और सी होता है, और फ्यूकोजेंथिन होता है। क्या होता है? फ्यूकोजेंथिन। और इसमें होता है पर्णहरिम ए व डी। पर्णहरिम ए होता, पर्णहरिम डी होता, आर फाइकोसाइनिन होता है, आर फाइकोसाइनिन। इनमें आर फाइकोसाइनिन होता है। देखिए क्लोरोफिल ए सब में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यूनिवर्सल हो गया। इसको कहते हैं पर्णहरिम, है ना, यहां पर छूट गया। अगर हम लोग संचित भोज्य पदार्थ की बात करते हैं तो संचित भोज्य पदार्थ इसमें स्टार्च होता है, मैनिटॉल होता है या लैमिनेरिन, और इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च। कसाब के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम क्लोरोफाइसी में कसाब के बारे में बात करते हैं तो 2 से 8 तक कसाब होते हैं। इसमें हम कसाब के बारे में बात करते हैं, ये इक्वल होते हैं। इसमें 2 कसाब होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। अगर हम कसाब के बारे में बात करना चाहते हैं तो ज्यादातर क्लोरोफाइसी ताजे पानी में पाए जाते हैं, मीठे जल में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और इनमें दोनों में अगर हम बात करते हैं तो ये समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्लोरोफाइसी स्टार्ट करेंगे।